कोई भी नहीं है। देर से जाके ठोकी थी गाड़ी। अरे बबलू भाई, अंदर तो देखो, ड्राइवर नहीं है। गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? सलाम साहब। क्या बात है? एक्सीडेंट के केस में सीआईडी को बुलाया तुम लोगों ने? सर मुझे लगा है नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इसीलिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सर आइए खुद ही देख लीजिए, आइए। सर दरवाजा खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने खोला इसे। सर इन लोगों ने। मैं देखता हूं। किसने देखा था पहले? क्या हुआ था? सर ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं। गाड़ी में ड्राइवर नहीं था सर। गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी अपने आप चल रही थी। अरे यार साफ साफ बताओ भाई। हाँ सर, गाड़ी में ड्राइवर नहीं दिखाई दिया और गाड़ी जाके सीधे पेड़ से टकरा गई। अरे क्या बात कर रहे हो? गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, मना पड़ा है। नहीं सर, सच में गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, नहीं तो ये गाड़ी मेरी भी गाड़ी को टकराते हुए बच गई। लाश की हालत से तो लगता है कि गाड़ी काफी स्पीड में थी। सर गाड़ी बहुत स्लो थी, लेकिन इतनी स्लो में कोई मर कैसे सकता है? गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, हर चीज ऑटोमेटिक है, सेफ्टी डिवाइस भी ठीक है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इसे ड्राइव करते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, तो हो सकता है ये ड्राइवर पहले से घायल हो, जिसकी वजह से ये ड्राइविंग सीट से फिसल के स्टीयरिंग के नीचे जो जगह वहां पे सरक गया और उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ। शायद इसीलिए नहीं दिखा होगा। कुछ पता चला कौन है? कुछ आईडी वगैरह? अरे हाँ, इसका नाम अमन है और उसका मोबाइल है बुरी तरह से टूट गया। और एक बात अभिजीत, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, ये देखो इंजन अभी भी ऑन है, ऑफ नहीं हो रहा है। हो सकता है जब ये एक्सीडेंट हुआ हो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उससे ये कार का कंप्यूटर क्रैश हुआ। यार ये लोग तो बोल रहे हैं कार बहुत स्लो थी जब टकराई। ऐसा इम्पैक्ट? कहीं कार के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई? हो सकता है। ठीक है, गाड़ी को पुलिस गैराज भेजते हैं और इसको फोरेंसिक लैब। मैंने इस गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है। इस कार को मॉडिफाई किया गया है, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स जैसे कि? जो आम गाड़ियों में होता है उससे कहीं ज्यादा, जैसे कि एक्स्ट्रा एयर बैग्स, अच्छी क्वालिटी के शॉकअप्स, ज्यादा मजबूत कांच और अच्छी क्वालिटी के ज्यादा मजबूत सीट बेल्ट। ये देखो, निकोटीन पैच। निकोटीन पैच? ये तो सिगरेट छोड़ने के काम में आता है ना? हम गाड़ी के सिस्टम को कंप्यूटर से लिंक कर सकते हैं? जी हाँ मैडम, एक मिनट। मैम, किसी ने सेटिंग चेंज किया है। कार के सॉफ्टवेयर को हैक किया गया है। खिड़की के कांच से लेकर ब्रेक तक सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था। अगर सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था, फिर हादसे के बाद इंजन उसने बंद क्यों नहीं किया? टक्कर की वजह से कार का वायरलेस सिस्टम डैमेज हो गया था, इसलिए कार बंद नहीं हुई। गाड़ी को हैक किया गया? मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मर्डर है। आप लोग? सीआईडी। इस आदमी पर कोई टैंकर चढ़ गया था क्या? सारी की सारी हड्डियां टूट गई। कोई टैंकर वैंकर नहीं चला था इसके ऊपर साउंड के। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था यार। छोटा सा? और वो भी किसी ने करवाया था। आपके पति अमन का एक्सीडेंट हुआ है और वो नहीं रहे। आपको कैसे पता? अमन को कार नहीं चलानी चाहिए थी। वो कभी कार नहीं चलाता था सर। क्यों
क्योंकि उसे पता था कि छोटा सा झटका भी उसकी जान ले सकता है। पर आप लोग, मेरा मतलब है कि सीआईडी यहाँ पे। जी, क्योंकि हमें लगता है कि उनका खून हुआ है। खून? पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक्सीडेंट से पहले तो अमन मुझसे फोन पे बात कर रहा था, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे कि अचानक फोन कट हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन फोन नहीं मिला। मैं समझ गई थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। अमन कभी भी खुद गाड़ी ले जाकर इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। खुद ड्राइव नहीं करता है तो ड्राइव कौन करता है? सर, हमारा एक ड्राइवर है। कहाँ वो ड्राइवर? कहाँ है अभी? तबीयत खराब थी इसलिए वो छुट्टी पर है। क्या उस ड्राइवर ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की गाड़ी में? नहीं सर, हमारा ड्राइवर बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, वो ऐसे कभी नहीं कर सकता। पिछले 15 साल से वो हमारे लिए कार चला रहा है। सर, इसके शरीर पर 7 जगह हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, 43 जगह हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं और 21 जगह माइन्यूट फ्रैक्चर्स हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके पहले भी इसके शरीर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो चुके थे जो अब हील हो गए। बस इन हड्डियों के टूटने की वजह से इसके शरीर के नाजुक अंग जैसे हार्ट, फेफड़े, ये सब डैमेज हो गए और मौत भी शायद इसी वजह से हुई है। सारुखी, ये जो निशान है स्क्वेरिश, ये कैसे निशान है? बस ये निकोटिन पैचेस के निशान है। इसके शरीर पे बहुत ज्यादा है। इसे सिगरेट पीने की लत थी और वो इसे छोड़ना चाह रहा था। निकोटिन पैचेस? अच्छा। और फिर यार अभी तारिका ने बताया कि इसके शरीर पर पुराने फ्रैक्चर्स के निशान भी हैं, बहुत सारे। ये पुराने फ्रैक्चर्स का क्या मतलब हो सकता है? अमन को ड्राइविंग तो आती थी ना? हाँ सर। तो फिर जोखिम किस बात का? अमन मेरे या आपकी तरह नहीं था सर। छोटे से छोटा झटका भी उसकी जान ले सकता था। ड्राइविंग की वजह से उसकी जान को खतरा था, इसीलिए हमने कार में भी काफी मॉडिफिकेशंस करवाई थी और ड्राइवर को भी कहा था कि कार आराम से चलाए। छोटा झटका भी उसकी जान ले सकता था? क्या मतलब? क्या कुछ था उसको? कोई प्रॉब्लम थी? सर, अमन का शरीर कमजोर था, नाजुक था। यार तू क्या कर रहा था? अरे ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब ब्रिटल बोन डिजीज? एग्जैक्टली, भंगुर अस्थि रोग। मतलब इसकी हड्डियां भंगुर हैं। और इसीलिए बॉस, इसकी हड्डियों को अगर जरा सा भी झटका लगे तो चकनाचूर हो सकती हैं। 25 से ज्यादा बार उसके फ्रैक्चर्स हो चुके थे। हमेशा खतरा रहता था उस पे। मुझसे जितना हो सके मैं उसकी सुरक्षा का ख्याल रखती थी ताकि उसे कोई झटका न लगे। घर में, कार में हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि जब अमन को पता चला कि सिगरेट पीने से हड्डियां कमजोर होती है तो अमन ने पूरी कोशिश की सिगरेट छोड़ने की। तभी इतने मामूली एक्सीडेंट से भी ये हाल हो गया था शरीर का। लेकिन वो अचानक गाड़ी लेके कहाँ गया था? सर, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो अकेला गाड़ी लेकर चला गया तो मुझे उसकी बहुत चिंता हुई और मैंने अमन को फोन किया। हेलो अमन। या बेबी बोलो। अच्छा, तो तुम खुद ड्राइव कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा ड्राइव करना कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते तक नहीं। वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम खुद गाड़ी लेकर निकल गए? ड्राइवर तक का वेट नहीं किया गया तुमसे। जरूरी था स्वीट हार्ट, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं गाड़ी आराम से ही चला रहा हूँ। अमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो सुप्रीति, मैं मानता हूँ कि मैं सारी बातें तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उलझुल बातें सोचने लग जाओ। है कुछ प्रॉब्लम्स, मैं उन्हें सॉल्व कर लूं, फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रॉब्लम्स? तुम अभी क्यों नहीं बता सकते मुझे? क्योंकि ये सब खतरनाक है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खतरनाक लोग?
ओह नो। अमन, अमन, हेलो। कौन सा प्रॉब्लम? और ये किन खतरनाक लोगों की बात कर रहे थे वो, कुछ पता है आपको? सर मैं कुछ नहीं जानती। अमन की किसी से कोई दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवलरी वगैरह? इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन हाँ, मयंक और नेहा आपकी शायद कुछ मदद कर सकते हैं। मयंक और नेहा? ये कौन है ये लोग? मयंक पेशे से एक वकील है और अमन का दोस्त भी, और नेहा अमन की सेक्रेटरी थी। अच्छा, ये मयंक का ऑफिस कहाँ है? अमन सर का खून? आप? मैं नेहा, अमन सर की सेक्रेटरी। लेकिन अमन की मौत तो एक्सीडेंट में हुई है ना? जी, मौत तो एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ है। करिए बताइए कि आप दोनों मिस्टर अमन को कब से जानते हो, मतलब कब से काम कर रहे हो उनके साथ? सालों से। हम लोग साथ में काम ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अमन की बीमारी की वजह से ज्यादातर बिजनेस वगैरह मैं ही हैंडल करता था। और नेहा जी आप? सिर्फ मैं और मयंक सर ही तो थे, अमन सर का पूरा बिजनेस संभालते थे। वैसे बिजनेस क्या है उनका? इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। हम लोग अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाते थे और जब वो कंपनीज में मुनाफा होने लगे तो अपना परसेंटेज वापस ले लेते थे। ऐसी 50 कंपनीज है जहां पर पैसे लगाए थे अमन ने। किस तरह का कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे ये? वैसे तो कई सारी कंपनीज में पैसे लगाए थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी 20-30 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में थी। फार्मा कंपनी या दवाइयों की कंपनी? जी, ये कंपनीज बहुत नुकसान में चल रही थी, लेकिन आपको तो पता ही होगा अमन की बीमारी के बारे में। और ये कंपनीज उसी बीमारी का इलाज निकालने की कोशिश कर रही थी, और अमन का सपना था कि इस बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा तो किसी और को वो तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी जो उसे थी। और सर अभी तो उन कंपनीज में फायदा भी होना शुरू हो गया था। कोई दुश्मनी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताते थे। अमन की वाइफ का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में वो परेशान लग रहा था। आपको जानती? परेशान तो थे, मगर मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे लगा काम का प्रेशर होगा बस। आपने बताया था कि दवाइयों की कंपनी जो नुकसान में चल रही थी उनमें से कुछ को फायदा होने लगा था। सबको नहीं सर, शायद एक को। मुझे उसकी डिटेल चाहिए। जी, मुझे अकाउंट चेक करना होगा। ठीक है। और मुनाफे के अलावा कोई ऐसी बात जो आपको अलग लगी या फिर कुछ अजीब सी हो, वो भी बता दीजिएगा। ये जादव है सर, अमन का ड्राइवर। काफी परेशान लग रहा है वो, देखते हैं। जादव? जी सर। अमन के ड्राइवर है ना? जी सर। क्यों छुट्टी पर क्यों गए थे तुम? साहब बीमार हूँ और अमन सर ने मुझे खुद छुट्टी दिया था। मिस्टर अमन को तुम ही लेके जाते थे ना? जी मैडम, अमन सर मेरे साथ ही जाते थे। कभी वो कोई टैक्सी वगैरह ले लेते थे। तो तुम तो हमें बता सकते हो कि अमन साहब कहाँ कहाँ जाते थे, है ना? जी जी। ये देखो जादव, ये जगह पर उनकी मौत हुई थी। अब ये जो रास्ता है ये कहां पर जाता है, या फिर वो इस रास्ते पर कहां जा रहे थे, ये तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है। देखो, हमें पता है कि तुम इसके बारे में जानते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधे सीधे बता दो। जी मैडम। सुप्रीति मैडम से कुछ कहिएगा मत। वो सड़क के कुछ दूर पे एक मोटेल है, वहां हमेशा वो बार बार जाते थे। मोटल में बार बार जाते थे? क्यों, उससे नहीं जाते थे? जी साहब, एक मैडम थी। जादव, ये जो कुछ भी तुमने देखा
इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, सुप्रीति भाभी से भी नहीं, समझे? ओके? जी सर। मैडम थी, मतलब अमन का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जी छोटी में बड़ी बात, साहब छुप छुप के उस मैडम से अगर मिलते थे तो इसका मतलब तो यही निकलता है। अमन उस औरत से मिलने जा रहा था जब ये हादसा हुआ। तो हो सकता है वो औरत अब भी वहीं पर हो, उसी मोटल में। चलकर मिलना पड़ेगा इस औरत से। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम किसी से मिलने आए हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन और किससे मिलना है आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से। ये आदमी, ये आपके मोटेल में आता जाता रहता है? हाँ मैडम। किससे मिलने आता है? हमारे होटल के रूम नंबर 305 में एक मैडम रुकी हुई है, रूही। वो उनसे अक्सर मिलने आता रहता है। 305? यस सर, वो अभी चेकआउट करने वाली है। ये रूही हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। कहां से जाना है? सर यहाँ से लेफ्ट। पंकज, स्टेयरकेस से जाओ, हम दोनों लिफ्ट से जाते हैं। सर उधर। रूही? रुको! रूही! रूही, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। रुको। रूही! रूही! रूही, रूही, रूही! रुको! रूही! रुक जा। रूही! रुको! रुक जा। रूही! मार दो मुझे, लेकिन तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। तुम लोगों का सच सबके सामने आ ही जाएगा। सच? कौन सा सच? मैं सब जान चुकी हूँ तुम लोगों के बारे में, सब जान चुकी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें मारेंगे? कौन सा सच? रूही, हम सीआईडी से। सीआईडी? चलो मान लिया रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वहां से भागी क्यों? मुझे लगा कि ये लोग मुझे मारने आए हैं। इसका मतलब कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है? जी, वो लोग जो हमें एक्सपोज करने वाले थे, उनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत थे। कौन लोग और कैसे सबूत? हाँ, बताओ। इसे तुम जानती हो ना, यमन है ना, इसी के साथ तुम मिलकर काम करती थी, इसी के साथ मिलकर तुम उन लोगों को एक्सपोज करने वाली थी जिसकी वजह से अमन की जान चली गई। देखो रूही, अब शायद तुम्हारा नंबर है, वो लोग तुम्हें मारेंगे। सर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती सर। तो फिर बताओ जल्दी, कौन लोग हैं वो? उनका राज छुपाने से वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर, ये लो पानी पी लो, पियो। और मैंने जो कहा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने बारे में सोचना जरूर। मैं आता हूं।
घबराई हुई है, डरी हुई है। लेकिन अब डरने की क्या जरूरत है सर? अब तो सीआईडी के पास है वो। लेकिन सर वो हम पे भरोसा नहीं कर पा रही, थोड़ा वक्त लगेगा। से जो अमन का वकील है मयांक, उससे क्या पता चला? सर अमन ने बहुत सारी दवाई की कंपनियों में पैसा लगाया था, लेकिन वो सब के सब घाटे में चल रही थी। एक कंपनी है जिसने अभी अभी फाइनली फायदा करना शुरू किया था, CRM फार्मास्यूटिकल। और सर ताजुब की बात यह है कि अमन ने पिछले हफ्ते ही इस कंपनी के साथ जितने भी डीलिंग्स है वो सब तोड़ दिए, और मैं इस बात से काफी हैरान था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस अमन ने जब ये कंपनी लॉस में जा रही थी तब उसके साथ तो डील नहीं तोड़ा, और जब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब डील तोड़ने जा रही है। और सर वो मयंक से कभी कोई बात छुपाता नहीं था, उसने ये बात मयंक को बताई भी नहीं। हाँ सर, मयंक ने उसका भरोसा तोड़ दिया होगा सर। आओ जरा। CRM फार्मास्यूटिकल्स के साथ जो अमन की डील थी वो तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गई है ना? वरना उसके पास ऐसी कोई वजह तो थी नहीं। अब सच सच बता दो कि डील तुमने क्यों तोड़वाई? क्योंकि उसने मेरे भाई का खून किया। भाई का खून? सर मैं जिस शहर से आई हूँ उस शहर में बहुत पोल्यूशन है। मेरे भाई को पोल्यूशन से बहुत एलर्जी थी, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। वो तो सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा था। एक मिनट, और वो दवाइयां थी CRM फार्मास्यूटिकल कंपनी की है? जी सर, और सबकी सब नकली थी। मेरे भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं कर रही थी, और ये बात हमें बहुत लेट पता चली और मेरे भाई की जान चली गई। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दवाई नकली थी? सर मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में केमिस्ट हूँ। जब ये दवाइयां मेरे भाई पर असर ही नहीं कर रही थी तो मुझे शक हुआ कि क्या बात हो सकती है, तो मैंने इन दवाइयों को खुद से टेस्ट किया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सारी दवाइयां नकली थी। नकली थी मतलब? सर हर एक दवाई एक खास केमिकल से बनती है, और जिस दवाई की मेरे भाई को जरूरत थी वो केमिकल तो उस दवाई में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। और अमन इस कंपनी में एक इन्वेस्टर था। जी सर, इसलिए मैं उसको मिलने भी गई थी, लेकिन वहां जाके पता चला कि इसमें तो उसका हाथ है ही नहीं, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी इसमें मदद करेगा। अरे सर, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? हाँ, ये मेरी असिस्टेंट रूही है। हेलो। इसे देखना था कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं। देख सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको कैसे मना कर सकते हैं? आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ बॉस के यहाँ चलिए, रूही अपने आप देख लेगी। रूही तुम जाओ। मैम आइए। एक मिनट सर, ज्यादा आगे मत जाना, आप यहीं तक देखना। आइए सर, मैं लेकर चलता हूँ। आप आइए। आइए सर। केमिकल है, लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? और हमने सारे सबूत जुटा लिए थे और सारे सैंपल्स भी टेस्ट किए थे। एक बात तो पक्की है कि सामन की मौत और CRM फार्मास्यूटिकल्स का कोई न कोई संबंध जरूर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बॉस, इतनी सुरक्षित कार होने के बावजूद इसकी हड्डियां कैसे टूटी ये पता चल गया। अच्छा सर, अमन के खून में से हमें एक ऐसा केमिकल मिला है जिससे एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, मिर्गी का दौरा। माय गॉड, यार अमन को तो ब्रिटल बोन डिजीज था। मिर्गी का दौरा आ जाके वो गिर जाता, उसकी हड्डियां टूट जाती।
इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो मतलब जिसने भी ये किया वो जानता था अमन के ब्रिटल बोन्स डिजीज के बारे में, उसे बड़े चालाकी से उसका नाजायज फायदा उठाया। पहले उसने अमन की गाड़ी का कंप्यूटर हैक किया और फिर एक्सीडेंट से पहले उसे उस केमिकल का इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से उसे मिर्गी का झटका आ जाए। उसे मालूम था अमन किसी भी हालत में बच ही नहीं सकता। अगर मिर्गी का झटका आ जाता तो वो गिर जाता, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती और वो मर जाता। अगर उसमें से भी बचता तो कार के एक्सीडेंट में से तो बच ही नहीं सकता था वो। समझिए मिर्गी का दौरा पड़ने वाला जो ड्रग है कितनी देर बाद असर करता है? बस कुछ घंटे तो लगते हैं। मतलब ये ड्रग अमन को एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ही दिया गया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे नींद में इंजेक्शन दे दिया हो सकता है। बस एक काम करते हैं, इस अमन की बॉडी को फिर से एक बार अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते हैं कहीं कोई इंजेक्शन का निशान तो नहीं है। यस सर। अच्छा शाम की सीआरएम कंपनी के नकली दवा के बारे में क्या पता चला? बॉस उन नकली दवाइयों में एम्फेड्रिन नहीं है। ओह, मतलब रूही सही कह रही थी। सर ये कुछ केमिकल्स की लिस्ट है जो सीआरएम कंपनी ने पिछले महीने मंगाई थी। माय गॉड बॉस, इसमें तो वो केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में जो सीआरएम की दवाई में होना चाहिए था, 500 गैलन। 500 गैलन तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। पंकज, अभिजीत और दया से कहो कि सीआरएम कंपनी में जाओ, वहां से मुझे फोन करें। और फ्रेडी, तुम और पूर्वी अमन के घर जाओ और पता लगाओ एक्सीडेंट के दिन अमन से कौन कौन मिलने आया था। इंजेक्शन? सर, अमन तो इंजेक्शन से बहुत डरता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद को इंजेक्शन लगा ले। अपने आप नहीं लगवाया होगा तो किसी डॉक्टर से लगवाया होगा। नहीं सर, अमन तो इंजेक्शन के नाम से कोसों दूर भागता था और उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो कम से कम मुझे बताता। किसी और से नहीं लगवाया, खुद नहीं लगाया, तो फिर वो केमिकल उसके खून में पहुंचा कैसे? अच्छा बता सकती है, घर से निकलने से पहले अमन किस किस से मिला? मयंक और नेहा आई थी उससे मिलने और हाँ ना, एक आदमी आया था अचानक से, जसवंत। जसवंत? ये जसवंत कौन है? जी जसवंत सीआरएम कंपनी का सीईओ है और अमन ने उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। मिस्टर जसवंत, आप अमन के घर गए थे उससे मिलने के लिए उसके एक्सीडेंट के कुछ घंटे पहले? जी सर, मैं गया था लेकिन मिल नहीं पाया था। तो दरअसल उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि वो सो रहे, तो मैंने सोचा वो शायद मुझे अवॉइड करना चाहते होंगे, तो मैं वापस चला आया। पापा, अमन ने हमारे बिजनेस डील कैंसिल की, फिर भी हम उससे मिलने गए थे। जी बेटा, क्योंकि मैं उनको वापस लाना चाहता था सर, वो हमारी नई यूनिट के लिए बहुत जरूरी था। तो जसवंत जी, जब आप अमन से मिलने उसके घर गए तो वाइफ सुप्रीति के अलावा वहां कोई और भी था? मैं जब गया तब तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ जब मैं वहां से निकला तो उनके लॉयर मिस्टर मयंक और सेक्रेटरी नेहा, वो दोनों जरूर उनके घर आए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बॉस ये देखो, ये निकोटिन पैच का हिस्सा और यहाँ पर देखो ये इंजेक्शन का निशान। खूनी ने यहीं से वो मिर्गी के दौरे वाला इंजेक्शन इसे दिया है। इसका ये हिस्सा सुन्न करके हाँ, और वो इस पैच के जरिए। इसे इमला पैच कहते हैं। इमला पैच? ये बच्चों को इंजेक्शन लगाने से पहले लगाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एरिया सुन पड़ जाए और उन्हें दर्द ना हो। अब बस ये इमला पैच और ये निकोटिन वाला पैच, ये देखो बस, ये दोनों पैच एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, खूनी ने इस निकोटिन वाले पैच की जगह ये एमला पैच इसके हाथ पर लगाया, इसके हाथ का ये हिस्सा सुन कर दिया और बाद में मिर्गी के दौरे वाला इंजेक्शन यहां से लगा दिया, शायद तब जब वो सो रहा था। हाँ सर, ये कर कौन सकता है? जसवंत तो एक हफ्ते से अमन को मिला भी नहीं
तो फिर सर वो मयंक या फिर नेहा, वो तो नहीं। पंकज, ये खेल कौन खेल रहा है तो हम पता लगा ही लेंगे। अब हम भी एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जिसमें जीत सिर्फ हमारी ही होगी, हमारी जीत। हेलो, मेरा कुरियर तो तुम तक पहुंच गया होगा। कौन है तुम? और ये सब मुझे क्यों भेजा है? तुम लोगों ने अमन को तो मार डाला, लेकिन तुम लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो जब ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। देखो देखो देखो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का वक्त मिलता है, मैं फिर कॉल करूंगी। तो मास्टरमाइंड ये मयंक है। हेलो अभिजीत सर, मैं मयंक बोल रहा हूँ। सर, मुझे एक कोरियर आया और एक लड़की का फोन भी आया और उसने मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे, तो मैंने सोचा ये बात आपको बता दूं। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं देखता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सो मच। मयंक का फोन था। उसने उस कोरियर रूही के बारे में बताया सर। उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझ के समय मांगा था कि हम इस तक पहुंच सके। तो ये मयंक नहीं बल्कि कोई और ही है। हाँ सर। इसने यहाँ पर नजर रखी है ना तुमने? हाँ सर, वो अभी यहाँ से निकली है। कड़ी नजर रखना पूर्वी, बिल्कुल कड़ी नजर। अपनी नजरों से ओझल मत होने देना उसे। ये नेहा ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। सर, सर, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या है ये सब? ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
फिर हमारे बारे में लड़की सब कुछ कैसे जानती है? डोंट वरी बेबी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना, जैसे उस अमन को ठिकाना लगाया वैसे इस लड़की को भी ठिकाना लगा दूंगा। तुम टेंशन मत लो, ओके? पहले हमसे तो निपट लो। You are under arrest, Mr. Ashwin. अश्विन के पास तो वजह थी, तुमने अपने बॉस का खून क्यों किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब मुझे पता चला कि अमन सर सीआरएम फार्मास्यूटिकल की जांच कर रहे हैं, तो ये बात मैंने अश्विन को बता दी ताकि वो लोग अपनी गलतफहमियां दूर कर सके। लेकिन इसने तो अमन को ही दूर कर दिया। क्यों अश्विन? मैं जानता था कि अमन को कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो तो हमें जेल भिजवा के ही रहता। तुमने मेरे भाई को मारा, अमन का खून किया, और ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी तुमने अपनी इन नकली दवाइयों से। बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। डैड नहीं मानते, इसलिए उनको बिना बताए मैंने केमिकल्स को नॉर्थ इंडिया के प्लांट में भेजना शुरू कर दिया। उससे हम नशा बनाते थे, थोड़ा प्रॉफिट हो ही रहा था। अमन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सिर्फ फायदे के लिए दवाइयों की जगह पे तुम ये जहर बनाने लगे थे, हाँ? मुझे कंपनी की हालत पता थी। मैंने अमन सर को अश्विन से मिलाया था ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे टूटने से बचा सके। और अमन खुद को तुम लोगों से बचा नहीं पाया। ये सब कुछ मैंने अपने प्यार के लिए किया। मेरे अलावा कोई ये कर नहीं सकता था, क्योंकि वो अपनी निकोटीन पैच मुझे से मंगाते थे। उसके अगले दिन जब हम अमन के घर पर गए, अरे आप लोग आ भी गए, पर अमन तो सो रहे हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं जगा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। ओके, अब मैं अभी आती हूँ। मैम, मैं जरा वॉशरूम होकर आऊं? उसकी कमजोर हड्डियों के लिए जानलेवा बन गए। और तुम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तुमने रिमोट कंट्रोल से अमन के कार के कंप्यूटर को हैक कर दिया और उसका एक्सीडेंट करवाया। कमाल का दिमाग पाया है तुम लोगों ने, कमाल का दिमाग। काश यही दिमाग किसी अच्छे कामों में इस्तेमाल करते तो देश का भला हो जाता, समाज का भला हो जाता। और नहीं, तुम्हारे इस टेढ़े दिमाग में दो मासूम लोगों की जानें ली, और पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की मौतें हुई तुम्हारे इस गलत दवाइयों की वजह से। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी होगी तुम्हें। सर वो गाड़ी,
बचाओ मेरे साहिल को। तुम लोगों ने बोला था ना, तुमने बोला था ना मेरे साहिल को बचाओगे। कुछ नहीं होगा उसे। बोलो कहाँ है मेरा साहिल, बोलो। देखो क्या हालत कर रही हो उसकी। तुमने मारा मेरे साहिल उसने मार डाला मेरे साहिल को, उसने मार डाला। Are you okay? मैम, मिस्टर कुमार का फोन आया था। मैंने आज 3 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी आपकी। बैंक के सेफ्टी वॉल्ट में जाओ और वहां पे जितना कैश है ना उससे एक बैग में डाल के मुझे लाके दे दो। मैम, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा जाओ। कर क्या रही हो? किसका मुंह देख रही हो? मैं मैनेजर हूं, मेरी बात सुनो, जाओ। मैम, क्या हुआ मैम? See, this is a bank robbery. कोई शोर मत मचाना। मैं कह रही हूँ किसी को कुछ नहीं होगा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। मुझे सिर्फ पैसे आके दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैम। रॉबरी और आप इस बैंक के मैनेजर हैं। आप Just shut up. मैं जो कह रही हूँ वो करो। जाओ और पैसे लेकर आओ। ये देखा? रुको, रुको, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। हाँ, तुम लोग जाओ, एक कोने में जाओ। ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। वरना सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे। देखो, देखो सिर्फ मेरा साथ देना। ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, वरना ये बम यही ब्लास्ट होगा और हम सबके सब मारे जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा जाओ, जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, stay calm, stay calm, don't move. जल्दी पैसा लेकर आओ।
सर पूर्वी ने मोबाइल ट्रैक कर लिया उसका। जी सर, उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। यस सर। क्या पोजीशन है पूर्वी? सर उसका मोबाइल यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह पर है। एक ही जगह पे? क्या चक्कर है? सर उसे बॉम्ब वेस्ट पे बॉम्ब स्क्वाड का वेट करें। टाइम नहीं पूर्वी। अभिजीत, लड़की अकेली है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ? सर ये तो बेहोश है। बम। मोबाइल? बॉम्ब तो है नहीं। पैसों का बैग भी नहीं है गाड़ी में। इसके पति का मैसेज है। कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम, फोन उठाओ। और तुम्हारी असिस्टेंट बता रही थी तुमने बैंक लूट लिया है। क्या हो रहा है? कॉल करो। अजीब बात है अभिजीत, एक लड़की बैंक में 10 साल से काम कर रही है, बैंक की बेस्ट एम्प्लॉई है, बैंक की मैनेजर है, और एक दिन अचानक बैंक के पैसे लूट के भाग जाती है। बॉम्ब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कौन लेकर गया होगा ये सब? अभी ये तो ये मालिनी ही बताएगी होश में आने के बाद। सर वो मेरा प्लान नहीं था। वो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताओ। कल रात को पार्टी अटेंड करके जब मैं अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तभी जब मेरी आंख खुली ना तो मैं एक रूम में थी। अंधेरा अंधेरा था वहां पे बहुत।
मालिनी, अगर तुमने वो जैकेट उतारने की कोशिश की तो बॉम्ब ट्रिगर हो जाएगा। कौन है तुम? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? कौन है तुम? वो जैकेट 5 किलो एक्सप्लोजिव से भरा हुआ है, साथ में एक कैमरा, माइक्रोफोन और एक ईयरपीस है। मैं हर वक्त हर सेकंड तुम्हें देख सकता हूं, सुन सकता हूं। अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। तुम्हारे पति को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जैसा मैं कहता हूं वैसा तुमने किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन है तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? चाहते क्या हो तुम? तुम्हें मेरा एक बहुत छोटा सा काम करना है। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मुझसे अपने ही बैंक में चोरी करने के लिए कहा और फिर कहा कि वो पैसे लेकर मैं किसी सुनसान जगह पे पहुंचूं। और जो ईयरफोन उसने मुझे दिया था ना, उससे वो मुझे रास्ता बताता रहा। और जब मैं वहां पहुंची, उसका मुझे फोन आया। कॉफी पी थी, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ। और जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। उसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी जैकेट निकाली और पैसे लेके भाग गया। इसका मतलब है जिस क्रिमिनल को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे किसी ने नहीं देखा दिया। तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ साहब, साहब अभिजीत, बॉम्ब का पता चल गया है। बॉम्ब के बारे में कुछ पता चला क्या? अभिजीत, मालिनी के कपड़ों की टेस्टिंग की है मैंने। उसने उन कपड़ों पर बॉम्ब जैकेट पहना हुआ था। मुझे उसके कपड़ों पर टीएनटी के ट्रेसेस मिले हैं। टीएनटी? ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब बिना लाइसेंस के कोई से बेच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये टीएनटी उन्हें मिला कहां से होगा? अभिजीत, ये टीएनटी दरअसल मिलिट्री ऑपरेशंस में और माइनिंग साइट्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है और उन लोगों का इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। किसी माइनिंग साइट से चुराया होगा टीएनटी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है इसे किसी गाड़ी में उड़ा दिया। इसकी एक फोटो ले लेता हूं, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा।
आपने जो रिकॉर्ड्स मंगवाए थे वो सारे मैंने चेक किए, आपका शक सही निकला। वाकई हिसाब में गड़बड़ी हुई है सर। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री से 50 किलो TNT यहाँ आना था, लेकिन डिलीवरी सिर्फ 40 किलो की ही हुई है। बाकी का 10 किलो कहाँ गया पता नहीं। कमाल है, 3 हफ्ते हो गए इस बात को और तुम्हें अब तक कुछ पता नहीं चला है। TNT है TNT, कोई रोटी बनाने का आटा नहीं। ये 10 किलो गायब हो गया और कुछ पता नहीं चला। और इस लापरवाही के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं खुद इंटरनल पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई। तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से बैंक लूट गया, एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई। तुमको जो कुछ करना है करते रहना। पहले उन लोगों को बुला जो TNT का ट्रक लेके यहाँ आए थे। प्रवीण जाओ अमर और शेखर को बुला के लेके आओ। यस सर, अभी बुलाता हूँ। थोड़ा उधर से अमर, शेखर साहब ने बुलाया है आपको। सर ये है शेखर और ये है अमर, ये दोनों ही उस दिन कंसाइनमेंट लेकर आए थे। 50 किलो TNT निकला वहां से और यहाँ पहुंचा 40 किलो। बाकी 10 किलो कहाँ गया? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। हम तो फैक्ट्री से टेम्पो लेके सीधा यहाँ आ गए। शायद वहीं से लोडिंग करते हुए कोई गलती हुई हो या किसी ने चुरा लिया हो। सर गोडाउन में काफी टाइट सिक्योरिटी रहती है, चोरी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग ने कुछ नहीं किया। बको मत। किसको बेचा TNT तुम लोगों ने? उस TNT से बॉम्ब्स बने हैं, इसका मतलब समझते हो? सर हम सच कह रहे हैं, हम लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोगों से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हम काम से चोरी सोच भी नहीं सकते साहब। अच्छा, जब फैक्ट्री से तुम लोग यहाँ पे आ रहे थे वो TNT लेके, तब रास्ते में कहीं रुके थे तुम लोग? कुछ हुआ था वहां पे? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, RG कॉलोनी पे हमें पुलिस वालों ने रोका था, वहाँ नाकाबंदी भी थी। रोको रोको रोको, तो साइड में लो गाड़ी। बाहर निकाल। क्या है गाड़ी में? माल है साहब। ये लो साहब, चेक करो क्या है। तो इधर खड़ा रहे। साहब सब बराबर है, हम लोग निकले। बहुत जल्दी है तुझे भागने की? हैं? बहुत जल्दी है? नहीं साहब कोई जल्दी नहीं है। दारू पिया है? नहीं साहब, हमने कहा। चुप, मुझे सिखाएगा? चल चेक करना पड़ेगा। तू खोल मुंह। सब ठीक है सर। साहब मैंने कहा था ना, हम लोग कुछ भी नहीं पीते, फिर भी आप मुझे मेरा काम मत सिखा। कौन का निश्चित दिया? निकाल जल्दी। चल 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 जल्दी निकाल। उसके बाद हम कहीं नहीं रुके, सीधे यहाँ आ गए। उन पुलिस वालों का चेहरा याद है? बैच पे नाम देखा था? नहीं मैडम, चेहरा तो याद नहीं है, पर इस बात को 3 हफ्ते हो गए। कोई बात नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगा उसे नाकाबंदी की ड्यूटी पे कौन ऑफिसर था। पुलिस वाले जरूर मिले होंगे इस प्लान में। सर 3 तारीख को RG कॉलोनी में कोई नाकाबंदी नहीं थी। क्या? जरा ठीक से देखिए। नहीं सर, ऐसा होता तो रजिस्टर में एंट्री होती उसकी। 3 अप्रैल को नाकाबंदी नहीं थी, इसका मतलब है वो दोनों बहरूपिया थे। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के लपेट लिया इन दोनों को। अमर और शेखर ने उन दोनों को पुलिस वाला मान लिया। इन दोनों चोरों ने उन्हें बातों में उलझा के रखा और ट्रक से TNT चुरा लिया। यार उस एरिया में जितने भी कैमरास हैं ना, सबकी फुटेज चेक करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर आएगा। चलो। हाँ बोल रहा हूं। क्या? माय गॉड, ठीक है हम लोग देखते हैं। चलो। एक और बैंक में चोरी। मैं जानबूझकर नहीं किया सर, मैं अपने ही बैंक में चोरी क्यों करूंगा? मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता सर, मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मर जाता। वो बॉम्ब वाला जैकेट पहना है किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, जब
जब होश में आया तो जैकेट ऑलरेडी पहना हुआ था। कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा आपने। जब आपको होश आया तो कोई आसपास था? सर मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल में क्लिक की थी। फोटो ली थी? क्यों? सर अपनी सेफ्टी के लिए। कल अगर एक्सीडेंट केस में मैं फंस गया तो मेरे पास कोई प्रूफ तो होगा दिखाने के लिए कि वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। ये देखिए सर। मरने का नाटक किया है, वो भी इतनी होशियारी से। चेहरा छुपा रखा है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, अपने पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ते हैं। इन्हें तो रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। देखिए, लुटेरों का अगला टारगेट आप में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक। मगर घबराइए मत, आप लोगों की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हमने किया है। बस आपको भी रेडी रहना चाहिए। और एक बात, आपके जितने भी बाकी सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं उनको अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर देना। और हमसे पूछे बिना कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि उस बॉम्ब वाले जैकेट में एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है। अगर आपके हरकत से उन्हें कुछ भी पता चला तो वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने टेलीकॉम अथॉरिटी के साथ मिलकर आप लोगों के लिए एक पैनिक बटन डेवलप किया है जो आपके मोबाइल में होगा। ये देखिए, आपके मोबाइल फोन पर ये डायल है। इस डायल का जब आप 9 नंबर दबाओगे, नंबर 9, तो तुरंत हमारे यहाँ ब्यूरो में अलार्म बज जाएगा और हम वहां लोकेशन पर इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात, ये बटन बैंक लूटने के बाद ही दबाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंक लूटी जाए और चोरों को लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं जब वो पैसे लेने आएंगे आपसे। ये तो सर बोलने की बात है, अगर उन्हें पता चल गया तो? सर आप लोग उनको पकड़ने की बजाय हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? ऐसा नहीं है, जब ये कह रहे हैं हम सेफ रहेंगे तो ऑफकोर्स उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। राइट सर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप सबकी जान की जिम्मेदारी हमारी ही है और आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सर आपको कैसे पता कि वो लोग ऐसा ही करेंगे? करेंगे, लोग ऐसा ही करेंगे, फिर से बैंक लूटेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कब लूटेंगे। पूरी सब रेडी है? हाँ सर, सब कुछ रेडी है। पैनिक बटन दबाते ही अलार्म बज जाएगा। सर, आरजी कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज आ गई सर। ज्यादातर सभी गाड़ियां 5 से 7 मिनट पे एग्जिट कर गई, सिवाय इन 3 गाड़ियों के। इसको 40 मिनट लगा, इसको 50 मिनट। और ये तो बाहर निकली नहीं, वापस मुड़ के चली गई। सर अगर 20 की स्पीड से भी चलते हैं तो 15 मिनट में एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन इनको तो 40 और 50 मिनट लग गए। इन्हीं में से कोई है जो उस ट्रक का इंतजार कर रहा था जिसमें TNT आया था? तीनों गाड़ियों के डिटेल्स निकालो अभिजीत, सब पता चल जाएगा। चंदन सर, 3 बजे से 5 बजे के बीच तुम्हारी गाड़ी आरजी कॉलोनी पे क्या कर रही थी? सर मैं वहाँ किसी का वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहे हो? सर मेरे फ्रेंड का। मैं उसे वहाँ पिकअप करने के लिए गया था, लेकिन उसने आने में बहुत लेट कर दी। हाँ सर, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी वहाँ पर। मैंने मैकेनिक को बुलाया लेकिन उससे भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। अच्छा, फिर मुझे गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ी। फिर शाम को मेरे मैकेनिक जाकर गाड़ी को लेकर आया वापस। मैं गैरेज से नई बैटरी लेकर वापस गया और गाड़ी की बैटरी चेंज किया, फिर वापस गाड़ी लेकर आया। 2-3 घंटे हो गए। अच्छा, कितने पैसे दिए थे अजय ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर पता चला तू झूठ बोल रहा है ना, तो उसके साथ तू भी बहुत लंबा अंदर जाएगा, समझा? आप रेडी? पैनिक अलार्म बज गया।
सांता क्रूज ईस्ट। पूर्वी लोकेशन बताओ। तो सांता क्रूज ईस्ट, शास्त्री नगर, MUFC बैंक। मैनेजर कौन है? तो साहिल कुमार। तुम ट्रैक करो, देखो कहां कहां जाता है। तरह से थोड़ी दूरी पे साहिल का मोबाइल। माय गॉड। पंकज जल्दी लो, जल्दी लो, इस बार वो मुझे हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। गलती कर दी एसीपी, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अब तुम्हारी गलती की सजा एक मासूम को मिलेगी। Damn it! कौन बोल रहा है? कहां पर से बोल? सर वो गाड़ी। तुमने बोला था ना मेरे साहिल को बचाओगे। तुमने खतरे होगा उसे। तुमने मारा मेरे साहिल को। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है अभिजीत। साहिल की जान मेरी वजह से गई है। सर आपकी कोई गलती नहीं है, हमारा प्लान बिल्कुल सही था, मगर जो भी करना पड़े अभिजीत, जो भी, लेकिन इस सब के पीछे जो है ना, उसे तो वो बचेगा नहीं सर। हम उसे ढूंढ के निकालेंगे सर। किसी गाड़ी के मालिक का पता चल जाता है। उसका नाम हर्ष है और वो अंधेरी में रहता है। हर्ष। मैं इसे भी प्रद्युमन, CID से। हर्ष कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन बात क्या है? आप कौन? मैं हर्ष की वाइफ प्रिया। आपके हस्बैंड कहाँ है? आपको पता नहीं? दरअसल बात यह है कि हमारा रिलेशन बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट हम तो डिवोर्स लेने का सोच रहे थे, बात भी नहीं होती हमारे बीच।
आई हैव नो आइडिया वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं सच में नहीं जानती। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? बहुत टाइम हो गया सर, अब तो उसका फोन भी नहीं आता, इनफैक्ट उसका फोन नंबर भी चेंज हो चुका है। इतने टाइम से घर भी नहीं आया तो मुझे लगा कि शायद फाइनली छोड़ के जा चुका है। कहाँ गया होगा? हो सकता है उसके दोस्तों में कोई या फिर परिवार वालों में कोई जानता होगा। सॉरी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हमें उसकी एक फोटो चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी। जी सर, एक लिंक मिला था वो भी हाथ से निकल गया। हर्ष की पत्नी को नहीं पता है कि हर्ष कहाँ पर है, उसे ढूंढेंगे कैसे? सर, ये रिया झूठ बोल रही है। मतलब सर, महेश को जो लड़की सड़क पे पड़ी हुई मिली थी वो ये रिया ही है। लेकिन सर, फोटो में तो उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर पूर्वी, उस फोटो में जो औरत जमीन पे पड़ी थी उसने जो इयरिंग पहन रखी थी वही सेम इयरिंग इस वक्त रिया ने भी पहन रखी है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये सारा खेल पति पत्नी का है गया, पति पत्नी का, हर्ष और रिया का। लगता है ये हर्ष का इंतजार कर रही है। अरे अरे अरे, आजा, बाहर आजा, आओ। आइए। भैया, तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम दोनों पति पत्नी हनीमून पे जा रहे हो? हाँ? चल। क्यों जी, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाना पड़े? हाँ? मुंह तो दिखाओ अपना। हाँ? सर, आप लोग उनको पकड़ने की बजाय हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तुम? परफेक्ट प्लान बनाया था हमने, मैंने और हर्ष ने। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इन चोरियों के पीछे हम थे। ना कोई एविडेंस छोड़ा, ना कोई विटनेस। द परफेक्ट रॉबरी। द परफेक्ट रॉबरी। और उसके लिए तुमने चुना बैंक मैनेजर्स को? हाँ? सिर्फ बैंक मैनेजर्स को। उनको किडनैप करना था। उन्हें सुसाइड बॉम्बर बना के उनके ही बैंक को लूटने को बोला तुमने। और वो आरजी कॉलोनी में ट्रक में से टीएनटी तुम ही लोगों ने चोरी करवाया था ना? हाँ, हमने 2 गुंडे हायर किए थे। नकली पुलिस वाले बनकर उन्होंने टीएनटी चुराया और उसके बाद वो टीएनटी हर्ष की गाड़ी में ट्रांसफर कराया। अपने ही पार्टनर हर्ष को मारने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? हाँ? मैं और रिया बहुत करीब आ गए थे और इस बात का आइडिया हर्ष को नहीं था।
इसलिए मैंने और रिया ने प्लान किया कि इस रॉबरी के बाद हर्ष को खत्म कर देंगे। और इसीलिए जब वो मुझसे पैसे लेने आया रॉबरी के बाद, उसी वक्त मैंने एक तीर से दो शिकार। हर्ष को रास्ते से हटा दिया, ये सोचकर कि तुम दोनों मिलकर सारा माल लेके दूसरे देश में जाकर ऐसे जिंदगी जी ले। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे मरने का शोक मना रही है। असली दुख तो उसे अब होगा जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा। बड़े चालाक समझते हो ना अपने आप को। हर मुझे यही सोचता है कि उसके इतना होशियार चालाक कोई नहीं है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन भूलता है वो कि कानून है, और कानून हर बार उससे एक कदम आगे ही रहता है, हर बार एक कदम आगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।